तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। टनल का एक हिस्सा ढहने से 6 मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 6 से 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। निर्माण कंपनी की टीम आकलन के लिए सुरंग के अंदर गई है। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में बड़ा हादसा, टनल का एक हिस्सा ढहा, 6 मजदूर फंसे, रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू। तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। टनल का एक हिस्सा ढहने से 6 मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 6 से 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। निर्माण कंपनी की टीम आकलन के लिए सुरंग के अंदर गई है। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में बड़ा हादसा, टनल का एक हिस्सा ढहा, 6 मजदूर फंसे, रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू। और बात करते हैं महाकुंभ की, जहां त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जेपी नड्डा आपको दिखाएंगे। बीते कुछ दिनों से वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको एक बार फिर से संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। याद होगा आपको कि जब कैबिनेट की बैठक भी रखी गई थी तो तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स कुछ इसी तरह से मुख्यमंत्री पर पानी फेंकते हुए दिखाई दिए थे। अब एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी है, वो भी तब जब जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे हैं और कई जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मिनिस्टर भी साथ साथ में एक बार फिर आज स्नान करते हुए दिखाई दिए हैं। तो पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हुए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, और नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ का भाग बन चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा, कई देशों के मिलकर भी इतनी आबादी नहीं है और इस देश की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी आबादी संगम जा चुके हैं और स्नान कर चुकी है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कई बड़ी वीवीआईपीज, कई बड़ी हस्तियां आज स्नान करते हुए दिखाई दी है, जिन्होंने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में दिखाई दिए। कई और कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी इन तस्वीरों में दिखाई दिए। तो तस्वीरों में आप देखेंगे ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके परिवार के सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, जो स्नान करते हुए दिखाई देंगे। ठीक बीचों बीच में आप देखेंगे जेपी नड्डा है, जो महाकुंभ पहुंचे हैं और संगम में उन्होंने ये डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं। इसमें आम लोग भी हैं और कई खास लोग भी हैं और अब अंतिम स्नान बाकी है महाशिवरात्रि का और उसके साथ ही समापन भी हो जाएगा महाकुंभ का। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा अभी तो लगातार जारी है और आज भी बड़ी आबादी पहुंची है और कल एक बार फिर चूंकि रविवार का दिन है तो बड़ी भीड़ पहुंचने का अनुमान है। और इसी कड़ी में कॉन्फिडेंस भाई, अब जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चेयर लीडर जो होता है ना बीजेपी का, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहता वो लोग कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस भी तैयार है, क्या जब हो जाए चुनाव तो हम लोग तैयार हैं। मतलब पिछले बार भी हम लोग तैयार थे। कोविड के टाइम में पता था कब होने वाला था, चुनाव होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या बातें जो आ रही थी। हम लोग तो तैयार हैं ही और इस बार तो पूरी तरीके से बिहार की जनता तैयार है। जो 20 साल तक जो लोग झेला है, इस बार सरकार नया चाहती है, नया बिहार बनाना चाहती है। और आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। थक चुके हैं
और पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गया, हाईजैक्ड हो रखे। चंद अधिकारी जो हैं वही जो है सरकार चला रहे हैं। अफसरशाही शर्म चीमा पर है। सर प्रगति यात्रा पर समाप्त होकर 10 में से कितने नंबर देंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस हिसाब से लालू जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिलाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलाए, लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे मंडल कमीशन को लागू कराना हो, जो लालू जी का योगदान रहा हो, तो आप देखिएगा अच्छी बात है। निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे आपको राजस्थान लिए चलते, जहां पर हमने आपको बताया कि कैसे विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिला, वो भी कहां, विधानसभा के भीतर प्रदर्शन देखने को मिला। और 20 कांग्रेसी विधायक विधानसभा के भीतर ही रुके रहे। बीती रात से ही उन्होंने प्रदर्शन किया और ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ वो इंदिरा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर हुआ और अविनाश गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस नाराज रही। 6 एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया, उनको सदन से जो है निलंबित किया गया। उसके बाद हंगामा देखने को मिला। ऐसा हंगामा कि रात भर कांग्रेस से विधायक वहां धरने पर बैठे रहे, वहीं पर कंबल, वहीं पर तकिया बुलाया गया, वहीं नीचे आप देखेंगे कि जो वेल है वहां पर वो बैठे हुए दिखाई दिए। तो कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते दिखे। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपये प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है, हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमसे मांगा 165 करोड़ रुपए, हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता प्रतिनिधि महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जो अप्रोच है सत्ता पक्ष की वो एक अजीब लगता है मुझे तो, कि क्यों इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार के अप्रोच कर रहे हैं, भड़का रहे हैं विपक्ष को, जबकि सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो जितना संभव विपक्ष को साथ लेके चले। वो अप्रोच मुझे लगती नहीं इनकी, इस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। अब 6 लोगों को निकाल दिया और प्रोवोक कर दिया उन लोगों को, अब धरना चल रहा है उनका। तो विपक्ष का भी मान सम्मान होना चाहिए। सत्ता पक्ष क्या है तो बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना जिसने सिखाया और लड़ाई करना जिसने सिखाया वो हमारे साथ है अभी सौरव गांगुली, भारत के जो पूर्व कप्तान। सर ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान की मैच है और हौसला तो बुलंद है, लेकिन कैसे देख रहे हो आप ये मैच? अच्छा मैच होगा। देखो मैच में कोई भी जीत सकता है, बट इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है व्हाइट बॉल में। और जो मैंने कल भी कहा आपके चैनल में जो आए हैं, पिछले 20-25 साल से इंडिया डोमिनेट किया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप्स में, चैंपियंस ट्रॉफी में, T20 वर्ल्ड कप्स में। तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा।
विराट कोहली की फॉर्म और रोहित शर्मा की फॉर्म, रोहित शर्मा तो बढ़िया खेल ही रहा है, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, तो ये आप क्या सलाह दोगे एज अ पूर्व कप्तान? और ठीक हो जाएगा यार, इतना बड़ा प्लेयर है, वाइट बॉल में इतना बड़ा प्लेयर है तो ठीक हो जाएगी, एक आधा इनिंग निकल जाता है, बट बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर है, ऐसी स्थिति पे पहले बहुत रन बनाए तो आगे भी बनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में जो टॉप 4 टीम्स है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखो, आप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, अगर भारत जीत जाती है तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, तो इंडिया न्यूजीलैंड दोनों जाएंगे, और उस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तीन में से 2। ऑस्ट्रेलिया के पास उनका 3 तेज गेंदबाज नहीं है, कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, तो उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। लास्ट 2 सवाल, छोटा छोटा सवाल। एक रहेगा कि टीम कॉम्बिनेशन जो है, अभी दुबई की पिच भी दिख रही है, कहीं पे 3 स्पिनर्स की जरूरत पड़ रही है, आपने कहा था, तो उस जगह पे अर्शदीप सिंह बैठे हुए हैं, हर्षित राणा न्यू पेसर है, ये टीम कॉम्बिनेशन आप कैसे देख रहे हो? और साथ में ऋषभ पंत जो कि रेगुलर खेलते आए हैं, उनको भी बैठाया जा रहा है, केएल राहुल खेल रहे हैं उसके जगह। जो टीम बांग्लादेश के साथ खेला है वही टीम खेलेगा, और ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इन सबको मौके मिलेंगे, इसमें कुछ 11 ही खेल सकते हैं। अब भारत के पास 16 के 16 खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्टेज में 11 में खेल सकते हैं, अब कोच कप्तान 11 ही खिला सकते हैं, तो ये 11 ही खेलेगा, मौका मिलेगा उनको, बेहतरीन प्लेयर है, अभी मौका मिल नहीं रहा है, लेकिन समय के साथ मौका मिलेगा। शमी की कमबैक कैसे थी? मैंने कहा बुमराह के बाद इंडिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है, वर्ल्ड क्लास सीमर है शमी, और मैं कुछ सरप्राइज नहीं हूँ, पाकिस्तान के सामने भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। टीम को क्या सलाह रहेगी, और साथ में विराट कोहली को क्या सलाह रहेगी? महाशिवरात्रि के आखिरी अमृत स्नान से पहले वीकेंड की चुनौती प्रयागराज के कुंभ पुलिस के सामने है, और आज वीकेंड का पहला यानी शनिवार का दिन है, और ऐसे में भीड़ उमड़ पड़ी है। किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की आज उम्मीद है। हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी मेला कुंभ वैभव कृष्ण जी हैं। सर, ये सबसे बड़ी चुनौती शिवरात्रि से पहले आपको ये क्राउड मैनेजमेंट देखना होगा। देखिए, आज शनिवार को आज भी काफी भीड़ है। 10 बजे तक करीब 52 लाख लोगों ने स्नान किया है, और 10 बजे तक, रात्रि के 12 बजे से सुबह 10 बजे तक करीब 58,000 गाड़ियां आई हैं जो जिसमें श्रद्धालु आए हैं। इसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। आप संगम क्षेत्र में अभी खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं भीड़ की जो यहाँ पे व्यवस्था है, वो हम लोगों ने भीड़ नियंत्रण, क्राउड कंट्रोल काफी अच्छे से यहाँ पे बनाया हुआ है। और अभी शिवरात्रि का जो पर्व है, इसके दृष्टिगत और डिप्लॉयमेंट जो है अच्छा किया जा रहा है, और जो शिवालयों के दृष्टिगत डिप्लॉयमेंट है उसे पुलिस का किया जा रहा है। संगम नोज पर ज्यादा भीड़ है, लोग ज्यादा रुक रहे हैं, बाकी क्योंकि और मेला क्षेत्र में क्राउड मूव कर रहा है, लेकिन वहां पर ज्यादा डेंसिटी है पब्लिक। देखिए, वो एरिया वाइज डिपेंड करता है, कुछ एरिया है जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है, कुछ एरिया जहाँ पे उतनी डेंसिटी नहीं है। सर्कुलेटिंग एरिया पे डिपेंड करता है कहाँ पे कितना है, तो चूंकि संगम का एरिया डेंस है तो यहाँ पे डेंसिटी अमूमन ज्यादा रहती है। एक सबसे बड़ी कि स्नान के दौरान महिलाओं के अश्लील फोटो वीडियो खींचे जा रहे थे, तो क्या इस बार भी चूंकि बड़ा स्नान आने वाला है तो इसमें पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों की टीम्स लाउड हेलर के माध्यम से घाट पे रहती हैं, जो अनाउंस करती रहती हैं कि इस तरीके के वीडियो ना बनाएं। कुछ जो इसमें से अपराधी किस्म के लोग हैं जिन्होंने ऐसे वीडियो अपलोड किए, उन्होंने लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से निकाल के अपलोड किए, तो उस पर भी हम लोगों ने चूंकि एफआईआर की है और उसमें गिरफ्तारियां शीघ्र होंगी। कल भी हम लोगों ने एफआईआर करी है। कल भ्रामक सूचना कुंभ मेला क्षेत्र को लेके कुछ हैंडल्स ने चलाई, जिसमें पाकिस्तान के वीडियोस कुछ थे, उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र का कह के प्रसारित किया गया। 36 सोशल मीडिया प्रोफाइल के खिलाफ एफआईआर की गई है। तो लगातार जो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है वो सतत कंटिन्यूड है, प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर बात इस पूरे 2 दिन के ट्रैफिक मैनेजमेंट की करें
पंजाब में आज एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है कि किस तरह कुलदीप धालीवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है स्क्रैप किया गया और बाद में पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो उनके पास पोर्टफोलियो था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हमारे साथ पंजाब कांग्रेस चीफ हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। वड़िंग साहब, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, गवर्नमेंट की एम्बेरसमेंट नजर आ रही है कि कुलदीप धालीवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको एक पोर्टफोलियो दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और बाद में पता लगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। विशेष बहुत बड़ी मैं समझता चूक है और सरकार जैसे चलती है, हम तो पहले ही कहते हैं कि राम भरोसे है, भगवान भरोसे है, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं पंजाब के अंदर। एक डिपार्टमेंट आपने अलॉट कर दिया गया और वो मंत्री साहब अपने लेटर हेड पे हर जगह पर लिखते रहे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स मिनिस्टर हूं। उसकी उन्होंने एक मीटिंग नहीं ली, उसका कोई एक ऑफिसर नहीं है, उसका कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है और 2.5 साल सरकार को 3 साल पता ही नहीं चला कि हमारा ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब जाके पता चला है। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी नालायकी है। इसलिए तो हम पहले दिन से कहते हैं कि राम भरोसे सरकार है, सरकार है ही नहीं। ये असलियत में जो बदलाव की बात करते थे कि देश के पंजाब के अंदर बदलाव हो गए, ये वो बदलाव है। फाइनली इंडिया टुडे ने कल एक स्टिंग किया था जिसमें क्लियरली एक सामने आई चीज कि किस तरह अभी भी चाहे डेपोटेशंस हुई हैं यूएसए से, लेकिन क्लियरली इलीगल ट्रैवल एजेंट्स किस तरह लाखों लेके लोगों को फ्रीज करते हैं बाहर सेटल करने के नाम पर। इसको किस तरह देखते हैं कि बड़े एक्शन की जरूरत है ट्रैवल एजेंट्स को? हाँ यार देखो, ये सरकारों की नालायकी है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को पहले तो ये देखना चाहिए, इसका डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि कितने लोग इस देश से हर साल बाहर गए हैं और कितने उनकी संख्या कैसे बढ़ गई अचंचेत। तो एक तो ये डेटा होना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास। दूसरा, ये ट्रेवल एजेंट जो फर्जी जो लोगों को भेजते हैं, इनका कोई ना कोई इनके ऊपर जांच कोई ना कोई इनको देख रहा हो, माप रहा हो कि भाई कितने लोग इनके पास आते हैं, डेली विजिट कितनों ने किया, कितनों का वीजा लग गया, कितने इन्होंने ऐसे उसे किए। तो मेरे को लगता है अगर ये ट्रेवल एजेंट हो ही ना, जो नकली ट्रेवल एजेंट है, जो ये सबसे पैसे लेकर बाहर पहुंचाने का इलीगल तरीके से काम करते हैं, तो लोग जाए ही ना। यही तो उत्साहित करते हैं ना कि आओ तुम्हारे बेटे को हम 50 लाख लेंगे और बाहर भेज देते हैं। तो व्यक्तिगत यहाँ पर फंसा होता है, उसका शोषण भी होता है, वो अपनी बड़ी खबर, मुंबई में मरीन लाइंस में बड़ी आग लगी है और बहुमंजिला इमारत मरीन चैम्बर के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी है। पूरी ऊपरी मंजिल धू कर जल रहा है, आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मरीन चैम्बर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर यह आग भीषण आग है। टॉप फ्लोर यह आग लगी, कारणों को बाद में पता किया जाएगा। पहली प्राथमिकता कि सब सुरक्षित रहे। ये देखिए, और भीषण आग है, ये ऊपरी मंजिल टॉप फ्लोर है। दूर से ये आग की लपटें देखी जा सकती हैं, धुएं का गुबार आसमान को छूता है। मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित मरीन चैम्बर्स नामक इमारत में भीषण आग लगी हुई है। इस वक्त अब देख सकते हैं ये वो मरीन लाइन जो चैम्बर है, इसके जो ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की इमारत है, इसके टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगी हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की यहाँ पर दर्जन भर से अधिक गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अंदर में ये शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। हालांकि इस बारे में जो है फायर ब्रिगेड पूरी तरह से जांच करेगी, उसके बाद साफ हो पाएगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आग लगी है उसे बुझाया जा सके। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, फायर ब्रिगेड की करीब दर्जन भर से अधिक गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। जो ये रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहले आग पर काबू पाया जा सके। वहीं जो राहत की बात है, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अब तक इसमें किसी के घायल या फंसे होने की खबर नहीं है। वही जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है पहले आग को पूरी तरह से बुझाएंगे, उसके बाद अंदर जाकर एक एक चीज को सर्च करके देखा जाएगा कि क्या अंदर में कोई और मौजूद तो नहीं थे या किसी हाल में थे। इन सभी की जो जांच पड़ताल है वो बाद भी की जाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता जो फायर ब्रिगेड की है वो जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। एजाज खान, मुंबई, आज तक।
यूपी विधानसभा के विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मैं बहुत उनका वो मुख्यमंत्री मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि वे हिंदू युवा वाहिनी बनाकर चुनाव लड़ाते थे और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराते थे। और संबर हिजब कहते हैं जब वो मुख्यमंत्री तो उनकी नजर में हर वक्त दाऊद इब्राहिम नजर आता है। माता प्रसाद पांडे जी का कहना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, वो किसी साधु सन्यासी योगी की सोच नहीं लगती। उनके विचारों को हम अभी गए थे लखनऊ में, बजट का वो भाषण सुन रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये जो भाषण कर रहे हैं, जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, विचारधारा दे रहे हैं, ये किसी साधु सन्यासी योगी का नहीं है और न ही ऐसे मुख्यमंत्री का है इस प्रदेश के कि जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना और माना जाता है। गंगा जमुनी संस्कृत है और लेकिन जो विचार दे रहे हैं बाबा जोगीनाथ जी, योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसका गौरवशाली इतिहास देश और दुनिया में है, जिसने इस देश को आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया हो। और किसी योगी का, सन्यासी का, साधु संत का ये विचार नहीं लगता है। योगी को अपने विचारों में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे बता रहे कि हम भी गए थे संभल, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ योगी जी की नजर में सभी बात, जितने संभल के लोग हैं सभी दाऊद इब्राहिम लगते हैं। अब जाओ योगी के पास तो इस प्रदेश के निर्माण के पंजाब गवर्नमेंट को एक मेजर एम्बैरेसमेंट हुआ है क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको एक ऐसा महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिया गया था जो नॉन एग्जिस्टेंट था, सिर्फ कागजों में था, फिजिकली था ही नहीं। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर फतेह सिंह बाजवा हैं। बाजवा साहब, इसको किस तरह देखते हैं कि एक मिनिस्टर को एक पोर्टफोलियो दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और वो जो पोर्टफोलियो था, वो महकमा था, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। एक अंग्रेजी का फ्रेज है अभी, इलेक्टेड क्लाउन्स एंड एक्सपेक्टेड सर्कस। ये उस तरह की सरकार है भी। 3 साल हो गए, 3 साल में ये महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सो कॉल एक महकमा था जिसकी शायद कुलदीप सिंह धालीवाल को ये पता ही नहीं भी वो महकमा ही नहीं है। तो आप ये देखिए भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं पंजाब में। जो एक मंत्री है उसकी, दैट मीन्स उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई 3 साल में, उसका ना तो कोई ऑफिसर है, ना कोई उसका पीएन है, ना कोई उसका दफ्तर है, ना कोई उसकी कार है। सो ये लोगों को मैसेज क्या है? मैसेज ये है भी सारी सरकार, क्लाउन्स की सरकार जो पंजाब में घूम रही है, उनको ये पता ही नहीं पंजाब में चल क्या रहा है और पंजाब को कंट्रोल कैसे कर रहा है। सीएम साहब है, वो ना तो पता चलता है वो जलंधर में रहते हैं, ना वो पता चलता है वो चंडीगढ़ में रहते हैं। कभी वो अपना घर जलंधर में बोल देते हैं भी मैं इधर रहूंगा। सो बेसिकली क्या है भी पंजाब के लोगों ने एक क्लाउन्स की गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली और वो क्लाउन्स को अब समझ नहीं आ रही भी पंजाब को चलाना कैसे है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है भी पंजाब जैसी एक प्रोग्रेसिव स्टेट जो नंबर 1 पे थी, आज इन्होंने, इन क्लाउन्स ने उस स्टेट को 12वें 13वें नंबर पे हिंदुस्तान में लाके खड़ा कर दिया है। मैं तो समझता हूं भी गवर्नर साहब को इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। भी वो कैसी सरकार है, वो कैसा मंत्री है जिसको ये पता ही नहीं भी वो महकमा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये कहना चाह रहा हूं भी आप देख लीजिए, ये क्लाउन्स की जो सरकार पंजाब में हुई है, ये गलती आइंदा हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में मत करना।
माधव साहब, इसके अलावा इंडिया टुडे ने कल एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, क्योंकि आपने देखा किस तरह डेपुटेशन दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ। और जब डिजिटल कुंभ की बात हो रही है तो डिजिटल स्नान भी होगा। जी हाँ, प्रयागराज में एक ऐसे शख्स भी हैं जो अगर आप यहाँ पर स्नान करने नहीं आ पा रहे हैं तो वो आपको स्नान कराएंगे, और वो भी डिजिटल। डिजिटल स्नान कैसे होता, पहले आप तस्वीरों से देखिए और फिर उनसे हम रूबरू भी होंगे। पहले जरा ये तस्वीरें लेकर के आप जरा स्नान क्या करा रहे थे। जी ये क्या है, ये डिजिटल स्नान आपका, ये क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, ऑनलाइन माध्यम से दर्शन कई मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में ऑलरेडी चल रहा है। भारत में पिछले 10-15 साल से चल रहा है। जैसे सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई में, और साउथ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पे डिजिटल स्नान चल रहा है। तो और ये तो डिजिटल कुंभ है जो कि सरकार और प्रशासन बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना डिजिटल स्नान भी करें डिजिटल कुंभ में। तो ऐसा करके मैंने ये स्टार्टअप किया है। और इसमें क्या करना होता है कि लोगों को व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी होती है। उस फोटो का मैं एक्चुअल फिजिकल प्रिंट आउट लेता हूं और फोटो को स्नान कराता हूं। तो इस तरह कितनी डुबकी लगवाते हैं? 11? अब तक मैं सोच रहा था कि 5 ही लगवाऊं, 5 ही लगवा रहा हूं। हालांकि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आप क्या 2100 डुबकी लगवा सकते हो? तो नहीं भैया, 2100 मैं नहीं लगवा सकता हूं। 5 अभी तक लगवा रहा हूं, 5 ही लगा रहा हूं अभी तक। अभी तो मेला बचा है 4-5-6 दिन का, देखते हैं, हो सकता है मैं 11 लगाने लगूं। अगर बहुत ज्यादा डिमांड मेरे क्लाइंट्स की, मेरे से जो स्नान करना चाह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट आई तो ऐसा मैं 11 जा सकता हूं। अभी 5 करा रहा हूं। कितना ले रहे हैं, क्या चार्जेस ले रहे हैं? इसका 1100 रुपए ले रहा हूं और साफ बोल रहा हूं कि भाई इसमें प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति का मुझे फोन आया गांव से, वो कहते हैं मैं डिजिटल स्नान करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उनकी बातों से लगा वो जेन्युइन व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं मैं गांव से हूं, मेरी और मेरी वाइफ का करवाना है। मैंने कहा मुझे फोटो भेज दीजिए, पैसे मत भेजिए। मैंने उनका फ्री में करवाया है। तो इस तरह से मैं लोगों की मदद भी कर रहा हूं, सर्विस भी कर रहा हूं, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी है। ओपनली बोल रहा हूं, प्रॉफिट मोटिव भी है सेकेंडरी। लेकिन लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो देश और दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं, तो कहाँ के लोग इंटरेस्टेड है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर।
पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान? आज आपका भी बैठक का अंतिम दिन। 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम। आप देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया। अब खबर बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से जिताने की अपील की है। नीतीश पर तेजस्वी यादव के लगातार हमलों के बीच निशांत कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 19 साल में बिहार का बहुत विकास किया है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला और उस बीच पलटवार भी, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी का जवाब दिया है और इसको लेकर बिहार की सियासत में भी काफी कयास। अब क्या अगला कदम होता है, लेकिन जिताने की अपील की है और साथ ही कह दिया है कि नीतीश कुमार हमारे पिता ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य का काफी विकास किया है। और आगामी चुनाव में देखिए इसको लेकर हलचल, और साथ ही कह रहे हैं पीएम के डीएनए वाले बयान पर बयान दे तेजस्वी यादव का ये हमला इस तरफ। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। जो मंत्री कह रहे, पहले प्रधानमंत्री जी ने जो सवाल किया था डीएनए खराब होने का, पहले उस पर स्पष्टीकरण दे दें। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और यहां तक कह दिया है कि उन्होंने नीतीश को लेकर कहा कि उनमें दैविक शक्ति है। अब ये बयान सुनिए। भाई मैं तो आश्चर्यचकित हूं प्रगति यात्रा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी मतलब कहते हैं कि जो चीज सोचा वो मिल गया। सपना था अररिया के लोगों ने,
सपना था खगड़िया के लोगों के लिए, सोच भी नहीं सकता था कि मेडिकल कॉलेज, कभी आप सोच सकते थे कि 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में हो जाएगा? सोच भी नहीं सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया, एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया। कुछ तो है एकाएक उनके अंदर। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आकर स्नान संगम में कर चुके हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी कुंभ स्नान से पहले ये आखिरी वीकेंड है और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ये महाकुंभ के 40वें दिन की आसमानी तस्वीर है। अब तक जितने कुंभ होते आए उनमें बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद कभी भी कुंभ में रोज इतने लोग नजर नहीं आए जितने अब तक महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ पूर्ण होने से पहले आखिरी वीकेंड पर क्या फिर रिकॉर्ड टूटेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक प्रमुख स्नानों पर देखें तो पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को 1,70,00,000 लोग संगम पहुंचे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3,50,00,000 लोगों ने स्नान किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7,64,00,000 तक संख्या पहुंच गई। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2,57,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब महाशिवरात्रि का स्नान बचा है और महाकुंभ समापन से पहले आखिरी वीकेंड है। सोचिए जब ये शुक्रवार को वीआईपी घाट का हाल है तो शिवरात्रि से पहले इस शनिवार रविवार को कितने आम लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं? उपस्थित सभी महान भाव से निवेदन है कि वीआईपी घाट सभी प्रकार का मूवमेंट बंद किया गया है। संगम यहाँ से केवल 400 मीटर दूर है। आप पैदल जाकर भी उसी जगह स्नान कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ वीआईपी घाट पे, जहाँ पर रोज से ज्यादा आज आपको भीड़ देखने को मिलेगी। पीछे मेरे आप नजारा देखेंगे, आम घाटों पर तो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज जो वीआईपी घाट है जहाँ पर सिर्फ प्रोटोकॉल के जरिए ही आप आ सकते हैं, वहाँ पर जो है व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है अधिकारी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। हमने इतना अज्यूम नहीं किया था जितने लोग आ गए हैं, और अभी हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। गेट पर हमने अभी रोक दिया है क्योंकि ज्यादा लोग हो गए हैं। जेटी की क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ ठीक नहीं है। सभी लोग बाहर निकले, सभी महान भाव प्लीज, सभी लोग प्लीज सर बाहर निकले, प्लीज सर बाहर निकले, सभी लोग बाहर निकले। क्योंकि पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिन में 15-16 फरवरी को
वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां विधानसभा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक पूरी रात करीब 20 कांग्रेस विधायक विधानसभा में अंदर ही रुके रहे और विधायकों ने बीती रात ही गद्दे, कंबल, तकिया सब सदन के अंदर ही मंगवा लिए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल जारी बजट सत्र के दौरान कल मंत्री अविनाश गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस नाराज है। कल मंत्री ने इंदिरा गांधी को लेकर बयान दिया था, जिससे कांग्रेस विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया। इस पर 6 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है और इसी निलंबन के विरोध में कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं। ताजा जानकारी मिलने तक कुछ विधायक अभी भी सदन के अंदर ही मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं, गद्दे, कंबल, रजाई, ये तकिए सब मौजूद हैं। अभी भी कुछ एमएलए सदन के अंदर ही मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा के अंदर का ये दृश्य है, कांग्रेस का प्रदर्शन। ये तस्वीरें देखिए, 6 विधायकों को सस्पेंड किया गया है उनके आचरण को लेकर। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त इसको लेकर काफी सियासत भी है। तो करीब 20 कांग्रेसी विधायक विधानसभा के अंदर रुके रहे। विधायकों ने बीती रात ही गद्दे, कंबल, तकिया सब सदन के अंदर मंगवा लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं। प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। देखिए, जारी बजट सत्र के दौरान कल मंत्री अविनाश गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस नाराज है। कल मंत्री ने इंदिरा गांधी को लेकर बयान दिया था, जिससे कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने सदन में प्रदर्शन किया। देव अंकुर का रुख करेंगे, राजस्थान से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देव अंकुर, ये दृश्य हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या है पूरी खबर और क्या अभी इसको लेकर हलचल है? देखिए आशुतोष, राजस्थान की राजनीति में ये बड़ा बवाल के तौर पर सामने आया है। कल यानी कि शुक्रवार को 6 कांग्रेस विधायक, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 5 अन्य विधायक हैं, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है राजस्थान की विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अविनाश गहलोत जो कि कैबिनेट मंत्री है, जब लखपति दीदी जो कि राजस्थान की सरकार की योजना है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो बात करते वक्त उन्होंने विपक्ष की तरफ देखते हुए बोला कि आपकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि उनके समय में तो जो योजनाएं होती थी आपके कार्य। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आकर स्नान संगम में कर चुके हैं। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी कुंभ स्नान से पहले ये आखिरी वीकेंड है और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ये महाकुंभ के 40वें दिन की आसमानी तस्वीर है। अब तक जितने कुंभ होते आए उनमें बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद कभी भी कुंभ में रोज इतने लोग नजर नहीं आए जितने अब तक महाकुंभ में लगातार पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ पूर्ण होने से पहले आखिरी वीकेंड पर क्या फिर रिकॉर्ड टूटेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक प्रमुख स्नानों पर देखें तो पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख लोग संगम पहुंचे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने स्नान किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख तक संख्या पहुंच गई। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब महाशिवरात्रि का स्नान बचा है और महाकुंभ समापन से पहले आखिरी वीकेंड है। सोचिए, जब ये शुक्रवार को वीआईपी घाट का हाल है तो शिवरात्रि से पहले इस शनिवार रविवार को कितने आम लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं? उपस्थित सभी महान भाव से निवेदन है कि वीआईपी घाट सभी प्रकार का मूवमेंट बंद किया गया है। संगम यहाँ से केवल 400 मीटर दूर है। आप पैदल जाकर भी उसी जगह स्नान कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ वीआईपी घाट पे, जहाँ पर रोज से ज्यादा आज आपको भीड़ देखने को मिलेगी। पीछे मेरे आप नजारा देखेंगे, आम घाटों पर तो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज जो वीआईपी घाट है जहाँ पर सिर्फ प्रोटोकॉल के जरिए ही आप आ सकते हैं, वहाँ पर जो है व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है अधिकारी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। हमने इतना अज्यूम नहीं किया था जितने लोग आ गए हैं और अभी हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। गेट पर हमने अभी रोक दिया है क्योंकि ज्यादा लोग हो गए हैं। जेटी की क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ ठीक नहीं है। सभी लोग बाहर निकले, सभी महान भाव प्लीज, सभी लोग प्लीज सर बाहर निकले, प्लीज सर बाहर निकले, सभी लोग बाहर निकले। क्योंकि पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिन में 15-16 फरवरी को
देखिए, शुरुआत जो इंडिया ने की है, हम लोग टेबल पे भी एक मैच जीत चुके हैं, पाकिस्तान एक मैच हारा है, तो प्रेशर उन पे रहेगा। और हमेशा जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ज़्यादातर प्रेशर पाकिस्तान पे रहता है। इंडिया काफ़ी बार उन्हें हराया है आईसीसी ट्रॉफी में, और जब भी मैचेस खेले तो नंबर ऑफ मैचेस हम लोग ज़्यादा जीते, तो वो एक प्रेशर रहता है अगेंस्ट टीम पे कि आप कितनी बार उनको हराए हैं। लेकिन इंडिया ने एक अच्छी शुरुआत की है, सारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैच अच्छा होगा। कैसे देख रहे हैं सर? वो तो अलग प्रेशर में है, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है और 9 मार्च को ये ट्रॉफी इंडिया जाने वाली है। द वे शुभमन इज बैटिंग, रोहित शर्मा लेड द टीम रियली स्ट्रांगली, लुकीदार स्पिनर अक्षर पटेल, जडेजा और जो मोहम्मद शामी ने परफॉर्मेंस की, आई थिंक जिस तरह से आईसीसी में आईएसबी के टिकर बने, इंजरी के बाद जो कमबैक किए, लेकिन मुझे दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का शानदार आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी पवार गुट से प्रमुख जो हैं शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां प्रधानमंत्री ने को शरद पवार को इस तरह से सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर लोग पीएम की विनम्रता की तारीफ करते हुए नजर आए। दरअसल पीएम ने शरद पवार के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनके बैठने के लिए खुद कुर्सी को संभाला और अपने हाथों से उन्हें बैठने में मदद भी की। और यही नहीं, पीएम मोदी ने उनके लिए पानी की बोतल खोली, ग्लास में पानी डाला और पवार को दिया। ये देखकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को और ज्यादा सराबोर कर दिया। इसके अलावा दीप प्रज्वलन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को आगे रखकर उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने पवार को आगे बुलाकर उनके साथ दीप जलाया, जिससे पूरे कार्यक्रम में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते हुए नजर आए। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुए, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। साथ ही साथ इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल कई दिनों से महायुति की तरफ से चर्चाएं चल रही हैं कि शरद पवार बहुत ही जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में मराठी साहित्य की समृद्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मराठी भाषा ने हमें अद्भुत दलित साहित्य दिया है। अपनी आधुनिक सोच के कारण इस भाषा ने विज्ञान कथाओं की भी रचना की है। महाराष्ट्र के विद्वानों ने आयुर्वेद, विज्ञान और तर्क के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। देश भर में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है और मौसम की इस करवट से एक बार फिर ठंड लौट आई है। दरअसल फरवरी में 4 दिन के अंतराल में मौसम बिगड़ा तो एक बार फिर उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड लौट आई। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो मैदानों में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में चक्रवाती तूफान की सक्रियता को देखते हुए और लगातार बदल रहे मौसम के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती तूफान का असर कई राज्यों में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानों से लेकर तेलंगाना तक ट्रफ गुजर रहा है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 23 फरवरी तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की प्रबल संभावना है। बारिश के साथ और भी कई अलर्ट जारी किए गए हैं। क्या अलर्ट है जारी? तेज हवा चलने और आंधी तूफान का अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट, बर्फबारी का अलर्ट, गरज चमक की संभावना। यानी मौसम विभाग ने 23 फरवरी तक देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसकी वजह से गंगा के मैदानी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी हिस्सों में 23 फरवरी तक बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड में 22 और 23 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं ओडिशा में 23 फरवरी तक बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में
बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ और दिल्ली एनसीआर में बिजली की गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने एंटी चक्रवाती सर्कुलेशन का जिस तेजी से भीड़ के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आपको यह एहसास दिलाएंगे कि बीते 40 दिनों से पूरा देश कैसे महाकुंभमय होता रहा है, कैसे संगम में डुबकी लगाने वाली श्रद्धा लोगों को प्रयाग खींच रही है। बीते 40 दिन यूपी की योगी सरकार और महाकुंभ का प्रबंधन संभाल रहे मेला प्रशासन के लिए कड़ी परीक्षा के दिन रहे, लेकिन अभी ये परीक्षा खत्म नहीं हुई है। अभी 4 दिन बाकी हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है और उस दिन फाइनल इम्तिहान है, लेकिन उससे पहले एक और चुनौती से मेला प्रशासन को गुजरना है, आज और कल की चुनौती, क्योंकि ये महाकुंभ के खत्म होने से पहले का आखिरी वीकेंड है और करोड़ों लोग ये आखिरी मौका चूकना नहीं चाहते। महाकुंभ में किस प्रकार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं? अब तक करीब 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान पूजा में हो रहे शामिल। कल्पवासियों की संख्या में भी भारी इजाफा। हालात ये है कि महाकुंभ जाने और वहां से वापसी की तमाम ट्रेनें पैक है और इन दिनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों में पैर तक रखने की जगह नहीं है, क्योंकि प्रयागराज जाने वालों का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा। 13 जनवरी से प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ के आसपास श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। तीर्थराज में आस्था का जनसैलाब बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सड़क, हाईवे से लेकर स्टेशनों पर पांव तक रखने की जगह नहीं है। इसका सबसे ज्यादा असर देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के साथ साथ ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में चढ़ पाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग हार मानने को तैयार नहीं। बोगियों में क्षमता से दुगने लोग यात्रा कर रहे हैं, जिससे पहले ही समस्याएं हो रही हैं। इस बीच महिलाओं के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं। कैसी मुसीबतों का करना पड़ रहा है सामना? रिजर्व सीट वालों को भी नहीं मिल रही जगह, सीटों से दुगनी भीड़, सांस लेने में दिक्कत, शौचालय इस्तेमाल करना हो रहा मुश्किल, भीड़ में महिलाओं के साथ हो रही बदतमीजी। संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बसों की सुविधा है। हालांकि बस न मिले तो संगम पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं अरसे तक शुष्क मौसम के बाद गुरुवार को कश्मीर में कई पर्यटन केंद्रों समेत ऊंची जगहों पर बर्फ पड़ी। साथ ही निचले और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बर्फबारी हुई। बर्फबारी का इंटेंसिटी खासकर चिनाब वैली के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन जगहों पे लगभग 6-7 इंच से लेकर लगभग 1 फीट तक की बर्फबारी हुई। और इसी तरह जो नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे लगभग 4-5 इंच से लेके 7-8 इंच तक की बर्फबारी इन जगहों पे भी हुई है। बाकी बारिशें खासकर लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास बटोट, भदरवा और इसी तरह जम्मू के मैदानी इलाकों में 30-40 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई। और यहाँ वैली के अंदर ऑलमोस्ट 15 से लेके 20-25 मिलीमीटर तक की बारिशें हुई। मौसम विभाग ने बताया कि ये रुख फरवरी के अंत तक रहने का अनुमान है। कमिंग डेज में खासकर 25 से एक बार फिर 1-2 WDs जो है बैक टू बैक आ रहे हैं, जिसके कारण बारिशें अमूमन रहेंगे और बर्फबारी के भी चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर वैली के अंदर। और इसी तरह जम्मू के भी खासकर पीर पंचाल और चिनाब वैली के जो पहाड़ी इलाके, इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट टू हैवी रेन या स्नो के चांसेस हैं। तो कमिंग डेज में खासकर वेट स्पेल जो है मोस्टली एक्सपेक्टेड है, खासकर 25 शाम से। और मौसम जो है थोड़ा सा इंक्लीमेंट वेदर रह सकता है लगभग एंडिंग फरवरी तक। मौसम के मौजूदा रुख और आने वाले समय में वर्षा के अनुमान से लोगों को उम्मीद है कि बारिश में कमी से होने वाली परेशानियां कुछ हद तक कम होंगी।
ये सर घटना एग्जाम को पेपर को लेकर हुआ है। हम लोग अपना एग्जाम शांति से देते हैं। वो लड़का कुछ नहीं पढ़ा, बोल रहा है कि एग्जाम में खैनी बनाकर खा रहा था और कुछ नहीं भर रहा था। फिर हम लोग को बोल रहा था, पेपर फेंक दे रहा था कि लो भर ना तो तुमको गोली से मार देंगे, बम गिरवा देंगे तुम लोग के टेम्पू पर, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो हम लोग वहाँ पर कुछ नहीं बोले। फिर सेंटर के बाहर लड़का बुलाया तो हम लोग उसको बोले कि भाई झगड़ा मत कर, उसको भैया भैया बोल के वहाँ से हम लोग चल गए। फिर शांतिपूर्वक आ रहे थे, ताराचंडी जैसे क्रॉस कर रहे थे तो अंधाधुंध गोली चलाने लगा और सर बहुत 12-13 फायरिंग किया, जिसमें सर 2 भाई को मेरा लग गया है, एक गोड़ में लगा है, उसका इलाज चल रहा है और एक भाई देखिए। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया। जिसके ऊपर काफी इस बार बात हो रही थी, उसको भी टेबल करने का ये कैबिनेट का डिसीजन है। आप क्या देखते हैं समीर जी? देखिए, आयुष्मान भारत तो एक भारत सरकार की स्कीम है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। मैं तो पहले भी ये कहता था कि भाई कोई भी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अपनी अगर प्रदेश में कुछ स्कीम करना चाहती है तो राज्य सरकार को उसको एक सकारात्मक रवैये से देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो उससे बेहतर है तो अलग बात है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ये एक ऑल इंडिया की स्कीम है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी क्या उसका असर बनता है, कितना वो लोगों को सार्थक बनता है, ये बात हम देखते हैं। जहां तक कैबिनेट और इनका टेक ओवर की बात है, बाकी वो चीजें अब समय आएगा तब पता करेंगे। इस कैबिनेट के सामने 2 मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक तो जो बातें इन्होंने कही हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसका वित्तीय भार बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें विकास की इन्होंने कहीं बात नहीं की। हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे करेंगे, पर्यावरण में क्या काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, इनकी कोई बात कहीं नहीं है, ना कोई उसकी सुगबुगाहट है। और जो एमसीडी में इनका एक पिछले 15 साल में अनुभव रहा है लोगों का, भाई 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में राज किया, जिसमें 7-8 साल मोदी जी के अंदर हैं, और भारत सरकार का तो सीधे हस्तक्षेप होता है एमसीडी का। एमसीडी भारत सरकार को रिपोर्ट करती है। तो माने कि 7-8 साल तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चली ही ना, भले राज्य सरकार को हटा दीजिए, तो एमसीडी तो बड़ी ताकतवर है। 90-95% सड़कें एमसीडी के पास है, कूड़े की सफाई एमसीडी के पास है, नालों की सफाई एमसीडी के पास है, हरियाली पार्क्स ये सब एमसीडी के पास है। उनमें किसी भी मापदंड पे आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिसके लिए उनकी सराहना हो। तो जब एमसीडी में वो काम नहीं कर पाए और क्या कहते हैं भारत सरकार के साथ होते हुए,
तो अब ये दिल्ली सरकार में क्या करेंगे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनता है और हम देखेंगे, आशा करेंगे ये लोग अच्छा काम करें। सीएजी की रिपोर्ट आने दीजिए जी। नहीं, देखिए हमने तो बार बार कहा कि सीएजी की सारी रिपोर्ट स्टेबल होनी चाहिए, और इसमें क्यों नहीं किया और केजरीवाल, ये सीधी बात है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार दिखता है, तभी आप नहीं करते हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक प्रक्रिया ये होती है कि जब सीएजी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की सिटीज भी अब मेट्रो सिटीज की तरह 24 घंटे चलेंगी। जी हां, रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर, कोरबा, ये सारे बड़े बड़े सिटीज जो छत्तीसगढ़ के हैं वो अब 24 घंटे चलेंगे। यानी कि वो सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स जो आप चाहते थे कि अब रात को भी आपको खाना सर्व करें, वो 24 घंटे अब ऑफिशियली इस न्यू लॉ के तहत खुल पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है। लिकर शॉप्स जितने भी हैं, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट को कवर करने वाले जितने भी लिकर शॉप्स हैं, उनके जो निर्धारित समय है बंद होने के, वो उसी समय पे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, पार्लर है, जहां पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा है, तो वो अब 24 घंटे खुल सकते हैं। उनको एक नया प्रपोजल देना होगा लेबर डिपार्टमेंट को। और पहले जितने भी रेगुलेशंस थे, उन सारे रेगुलेशंस में भी बदलाव किया गया है। जितनी भी रजिस्ट्रेशन फी थी, जो पहले 100 से 250 रुपए तक की थी, यानी कि मिनिमम कैपिंग 100 रुपए थी और 250 रुपए मैक्सिमम कैपिंग थी, अब वो भी बढ़ाकर 1000 से 10,000 कर दी गई है। यानी कि 100 की जगह अब 1000 रुपए देने होंगे मिनिमम फी पेनल्टी के, और 250 की जगह 10,000 रुपए देने होंगे। लेकिन ये बात एक अच्छी हो गई कि पहले जितनी भी चीजें म्युनिसिपल बॉडीज मैनेज करते थे, अब वो लेबर डिपार्टमेंट मैनेज करेंगे। और इसके साथ साथ सारे एम्प्लॉयज का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक शॉप ओनर को जो 24 घंटे खुला रखना चाहता है, उसे 6 महीने के अंदर ऑब्टेन करना होगा और इनकी अटेंडेंस प्रॉपर्ली लगाने होंगे। यानी कि अब 24 घंटे 3 शिफ्टों में बढ़ जाएंगे, जिससे कि बिजनेस तो बढ़ेंगे ही, बिजनेसेस में एक्सपेंशन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और लगातार एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोगों को बहुत इसमें हेल्प मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यही एक लेबर डिपार्टमेंट ने लखनलाल देवांगन जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात साफ जरूर कर दी है कि लिकर शॉप को इस पूरे न्यू लॉ से अलग रखा जाएगा और एम्प्लॉयमेंट का अच्छा खासा डिजिटल एक जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना होगा। और ये रिकॉर्ड हर 6 महीने इंस्पेक्टर्स को, यानी कि जो चीफ इंस्पेक्टर्स आएंगे चेक करने, उन्हें दिखाना होगा। काफी अच्छा न्यू लॉ है और इस लॉ के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वुमेन विल ऑल्सो बी अलाउड टू वर्क 24/7। लेकिन अब वुमेन जितने भी हैं, जितने भी वुमेन एम्प्लॉयज है, उन सबको भी काम करने का मौका मिलेगा रात को। लेकिन उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ के पास है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, उनसे बात करते हैं। रावत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक का जो डिजिटल फॉर्म है, और आप हर गांव से लेके प्रत्येक जगह जो है बड़ी आपकी तारीफ हो रही है आजकल के आज तक वालों ने बहुत अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म दर्शकों के लिए दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 2 दिन से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा हो रही है और आपको कांग्रेस घेरने की भी कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि 2027 तक मैं डॉक्टरों की पूर्ति कर दूंगा, 50% डॉक्टर्स की शॉर्टेज आप खुद मानते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इतने सालों में डॉक्टर्स की अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई, क्या कारण है? देखिए, डॉक्टर हमारे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है, डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, और ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और पूरे उत्तराखंड की जनता भी जानती है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की दिक्कत है और ये पूरे देश में, खाली उत्तराखंड में नहीं है। और अब आज देखा होगा आपने, मैंने कहा है कि हम हर साल जो है 200 से ज्यादा बच्चों का पीजी करा रहे हैं, और हमारा इस बार 400 से ज्यादा बच्चे पीजी करने जा रहे हैं। वो कोई इस साल आएगा, कोई 2026 में आएंगे और कोई 2027 में आएंगे पीजी करके। तो जैसे पीजी करके आ जाएंगे तो 100% हमारे यहाँ जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरे हो जाएंगे। पीपीपी मोड को लेकर काफी बवाल मचता है और काफी कंट्रोवर्सी भी होती है। आप क्यों नहीं एक ऐसा समाधान निकालते जिससे पीपीपी मोड पे जाने की जरूरत ना पड़े
सरकार अपने संसाधनों से काम करे। देखिए ऐसा है कि पीपी मोड जो है हमारे राज्य में कुछ हॉस्पिटल जो है 2016-17 में दिए गए थे, कुछ 17-18 में दिए गए थे, हमने अभी तक किसी को भी नहीं दिया है। और अब उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, किसी के 6 साल पूरे हो गए। अब हम धीरे धीरे यह है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड में थे उनको सबको हटा के जो है अब राज्य सरकार सबका संचालन करे। इसके अलावा जो कैग रिपोर्ट में मामले आए हैं दवाइयों को लेकर, कुछ सरकारी अस्पतालों पर भी कैग ने सवाल उठाया है, उस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए कैग ने जो भी बातें, क्योंकि कैग एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं और कैग ने जितनी भी बातें कही हैं मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है और निश्चित रूप से हम उस गैप को पूरा करेंगे। जो अस्पताल की सुविधाएं हैं, जैसे कि आप एयर इंडिया के विमान में मिली टूटी सीट, शिवराज सिंह चौहान ने की एयर इंडिया से शिकायत। टूटी सीट, वो भी धंसी हुई, तकलीफदायक था बैठना। यात्रियों की सुविधा को लेकर शिवराज सिंह ने पूछे सवाल। भोपाल से दिल्ली जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान। एयर इंडिया ने शिवराज सिंह चौहान से मांगी माफी।